नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास डिप्लोमा और बीटेक कर रहे उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और जिनको आरसीसी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको आरसीसी के लिए एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है कॉलम डिज़ाइन, और उसमें मैं एक शॉर्ट कॉलम के डिज़ाइन पे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन अभी डिप्लोमा के एग्ज़ाम में लास्ट जो पेपर हुआ 2020 में उसमें आया था, और उसके जो डाटा हैं आपके सामने वो ये हैं। जो एक्सियल लोड है कॉलम के ऊपर वो है 2000 किलो न्यूटन का। M20 ग्रेड कंक्रीट और FE 415 ग्रेड की स्टील काम में ली गई है, और आपको शॉर्ट कॉलम डिज़ाइन करना है। देखिए, इसमें आपको इफेक्टिव लेंथ, एक्चुअल लेंथ वगैरह ऐसी कुछ आपको कॉलम के अंदर दी नहीं है। तो हमको जब ये कह दिया है कि शॉर्ट कॉलम डिज़ाइन करना है, तो ये मान के ये सारा शॉर्ट कॉलम है, हम सारा काम करेंगे। अब इसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप है कॉलम डिज़ाइन में, ये मैंने डिज़ाइन स्टेप लिखे हैं सारे। आपको एक बार मैं पहले डिज़ाइन के स्टेप समझा दूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करूँगा। तो सबसे पहला स्टेप किसी भी डिज़ाइन में जो होता है वो ये कि जो डाटा आपको दे रखे हैं उसको आप ढंग से लिख लो। तो गिवन डाटाज एंड परमिसिबल स्ट्रेसेस जो भी होती है, जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे रखा है, स्टील दे रखा है, तो जो FCK है, FI है, उसकी वैल्यूज आप लिख लें इस पहले पॉइंट में, पहले स्टेप में। फिर आपको ये जो एक्सियल लोड दे रखा है, हम डिज़ाइन करते हैं वो है लिमिट स्टेट मेथड, तो हमको अल्टीमेट लोड की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको अल्टीमेट लोड जो है वो लिमिट स्टेट मेथड में काम आता है। तो आपको जो एक्सियल लोड दे रखा है उसको 1.5 से गुणा करना है, विच इज़ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और इससे आपको अल्टीमेट लोड निकल जाएगा। अब अगला स्टेप, एग्ज्यूमिंग, ये मानते हुए क्या है कि जो मिनिमम एसेंसिटी, एक्चुअली एक्सियली लोडेड कॉलम जो होता है उसका मतलब ये है कि जो कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है उसकी CG पर फोर्स लग रहा है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन कॉलम की एक्सिस से गुजरती है। ये थियोरेटिकल बात है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। कुछ न कुछ एसेंसिटी तो हम मान के चलते हैं कि वो रहती रहती है। तो कोड ने एक प्रोविज़न दिया है कि मिनिमम 20 mm की जो एसेंसिटी है वो हमको लेनी है, ये मानते हुए डिज़ाइन करना है। और जो एसेंसिटी है उसकी ये जो मिनिमम है ना वैल्यू एसेंसिटी की, ये 0.05B से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी एसेंसिटी जो मिनिमम आप लेते हैं उसकी वैल्यू किसी भी हालत में 0.05B से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। B क्या है? लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है। और ये मानते हुए एक कॉलम के लिए ये PU का एक फॉर्मूला है जो आपको अल्टीमेट लोड देगा। क्या दे रखा है इसके अंदर? 0.4 इंटू FCK इंटू AC प्लस 0.67 इंटू FI इंटू ASC। ये आपको पेज 71 पे मिला। देखिएगा ध्यान से, पेज 71 में आपको दिखाता हूँ। पेज 71 पर ये फॉर्मूला है, देखिएगा। ये तो है पेज 71, और ये है वो फॉर्मूला। PU इजिकल टू 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FI इंटू ASC। अब इसमें ये डाटा क्या क्या हैं? FCK जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंक्रीट है जो ग्रेड पे डिपेंड करती है। AC एरिया ऑफ कंक्रीट है। FI यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील है, और ASC एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन है। तो इस फॉर्मूले से हम चूँकि हमको PU पता पड़ जाएगा स्टेप नंबर 1 में, और कोड में एक प्रोविज़न है कि जो एरिया ऑफ स्टील है वो 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया से कम नहीं हो और 6% ऑफ ग्रॉस एरिया से ज़्यादा नहीं हो। ये आपको पेज 48 पर मिलेगा, पेज नंबर 48। तो मैं पेज 48 आपके सामने एक बार बता देता हूँ, क्योंकि सारी डिज़ाइन जो है कोड के प्रोविज़न से ही होती है। पेज नंबर 48 जो है उसमें ये लिखा हुआ देखिएगा, ये तो है पेज नंबर 48। और यहाँ देखिएगा आप, ये जो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये देखिए कौन सा है इसमें क्लॉज है
26.5.3.1 longitudinal reinforcement. The cross-sectional area of longitudinal reinforcement shall be not less than 0.8% nor more than 6% of the gross cross-sectional area of the column. ये आर्टिकल है 26.5.3.1। तो यहाँ मैं इसको लिखे देता हूँ 26.5.3.1 यहाँ पे 26.5.3.1 ये आर्टिकल एक क्लॉज है एक्चुअली है। तो इस क्लॉज में आपको साफ साफ बताया गया। तो हमें जब ये कहा गया कि 0.8% से कम नहीं होना चाहिए, हम थोड़ा ज़्यादा 1% मान लेते हैं। तो ये जो AC है ना, इसको हम मानेंगे ग्रॉस एरिया का 1%। और 1% का मतलब होता है 1/100 किसका, ग्रॉस एरिया का। तो 1/100 इंटू AG करेंगे तो AG/100 आ जाएगा। अब देखिए हम AC निकालेंगे, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट कैसे निकलेगा। जो ग्रॉस एरिया है कॉलम का, उसमें से AC घटा देंगे जो कि AG/100 है। तो AG में से AG/100 घटाएंगे तो 99 AG/100 आ जाएगा। ये जो दो वैल्यूज़ है AC की और ASC की, ये इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन में सिर्फ एक AG ही अननोन रह जाएगा, बाकी सब कुछ आपके पास नोन होंगे। इससे आपको AG मिल जाएगा। AG का मतलब ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम। जब ग्रॉस एरिया आपको कॉलम का मिल जाए तो एक सजेशन है कि जब आपको कोई शेप नहीं दे रही हो क्वेश्चन में कि आपको कैसा कॉलम डिजाइन करना है, सर्कुलर करना है कि रेक्टेंगुलर करना है कि स्क्वायर करना है, तो ये सजेशन है हमेशा स्क्वायर कॉलम को प्रीफर कीजिएगा। वो इजी रहता है और अच्छा भी रहता है, और डिज़ाइन में भी बहुत बाद में कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आती है। सिर्फ डिज़ाइन इसमें रहती है। जहाँ तक कि लीस्ट लेटरल डायमेंशन का सवाल है, तो मैं लिखा है यहाँ पे स्टेप 3 में, एज्यूम स्क्वायर कॉलम, फाइंड साइड ऑफ द स्क्वायर कॉलम। आपको जब AG मिल गया है तो हम स्क्वायर रूट लेंगे उसका और आपको कॉलम की साइड मिल जाएगी, क्योंकि स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, और एरिया आपको पता है, साइड आपको निकालनी है। तो जो एरिया निकला उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, उसका वर्गमूल ले लेंगे। कन्फर्म दैट, जैसे ही आपको साइड मिले अब इस बात को कन्फर्म कर लो कि जो E मिनिमम आपने 20 mm लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो लिया वो मतलब 0.05 इंटू B करेंगे। B का मतलब उसकी साइड, B होता है लीस्ट लेटरल डायमेंशन, और किसी कॉलम के अंदर जो स्क्वायर कॉलम है उसकी जो साइड होती है वही लीस्ट लेटरल डायमेंशन होता है। तो 0.05 B जब करेंगे ना तो वो वैल्यू जो है हमेशा 20 से ज़्यादा आनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उससे ज़्यादा कभी अपन ले नहीं सकते, ये रूल है ये। हम ये कहना चाहेंगे कि जो 20 mm आपने मिनिमम लिया है वो बिल्कुल सही है। अब देखिएगा नंबर 4 जो स्टेप होगा, जैसे ही आपको ये कॉलम की साइज मिल जाए तो आपको एक्चुअल एरिया निकालना है स्टील का विद कोडल प्रोविजन। वही कोडल प्रोविजन 0.8% से कम नहीं और 6% से ज़्यादा नहीं, आपको एक्चुअल स्टील निकालना होगा। अगला स्टेप, जब आपके पास पता पड़ जाए कितना स्टील का एरिया आपको चाहिए, उसके बाद आपको तय करना पड़ेगा कि जो आपने ये लॉन्जिट्यूडनल जो रीइंफोर्स है कॉलम के लिए, उसका डायमीटर क्या रखेंगे, और साथ साथ में उनकी संख्या, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रीइंफोर्सिंग बार्स। ये कोड की प्रोविजन से इसको आपको ध्यान रखना है। तय करते वक्त एक बात ध्यान रखें कि जो डायमीटर है लॉन्जिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट का वो 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ बार जो होती है ना वो स्क्वायर कॉलम के और रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए 4 से कम नहीं होती है। अगर यही सर्कुलर कॉलम होता है तो 6 रखनी पड़ती है मिनिमम, ठीक है। हमारा स्क्वायर कॉलम में तो 4 रखेंगे। उसके अलावा एक होता है कवर, ये जो मेन जो रीइंफोर्सिंग बार है ना, इसके लिए कवर कितना रखा जाए, तो इसके लिए कोड ने प्रोविजन दिया है कि ना तो 40 mm से कम रखना है और ना बार के डायमीटर से कम रखना है, जो भी ज़्यादा हो उससे कम नहीं रखना है। और क्लियर स्पेसिंग अलोंग द पेरीफेरी जो है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ये आपको बता देता हूँ। जैसे देखिएगा ये, जैसे आपने मान लीजिए किसी कॉलम में 4 लोहे की बार यानी कि रीइंफोर्सिंग बार लगाई, ये हम अलोंग द पेरीफेरी चलते हैं यूँ इस प्रकार से। तो ये जो स्पेसिंग है ये वाली 2 बार के बीच की, ये कहलाती है क्लियर स्पेसिंग अलोंग द पेरीफेरी, ये वाले। तो इसकी जो वैल्यू है ये वाले 2 बार के बीच की, ये नॉट मोर देन 300।
कई बार क्या होता है कि आपको साइज़ बड़ी होती है कॉलम की और आप 2 ही रॉड लगाते हैं, इधर देखो 2 है, इधर 2 है, तो स्पेसिंग बहुत बढ़ जाती है। उस केस में आपको बार का डायमीटर कम करके संख्या जो कॉलम में ज़्यादा करनी पड़ेगी रॉड्स की। देखिएगा उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे ये 2 यहाँ लगा दिया, 2 यहाँ लगा दिए, 2 यहाँ लगा दिए और 2 बार यहाँ लगा दिए। अब आप पेरीफेरी अलोंग चलेंगे ना, तो ये जो गैप है 2 बार के बीच का, ये कंट्रोल में आ जाएगा। और ये जो है हमको ये वाली चीज़, इट शुड नॉट बी मोर देन 300 mm। इसे हम कहते हैं क्लियर स्पेसिंग बिटवीन लॉन्जिट्यूडनल बार्स अलोंग द पेरीफेरी। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब ये जो बातें मैंने आपको बताई अभी, वो सारी आपको कोड में मिलेगी। पहले क्या बात बताई कि बार का जो डायमीटर है वो 12 mm से कम नहीं होना चाहिए और नंबर ऑफ बार्स 4 से कम नहीं होना चाहिए। ये पेज 48 पर देखिए आप, पेज 48 पर तो पेज 48 पर आपको ये मिलेगी सारी बातें। ये देखिएगा, ये तो है पेज 48 लिखा हुआ, और यहाँ देखिएगा द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूडनल बार्स प्रोवाइडेड इन ए कॉलम शैल बी 4 इन रेक्टेंगुलर कॉलम्स एंड 6 इन सर्कुलर कॉलम। ये बात मैंने आपको बताई थी। द बार शैल नॉट बी लेस देन 12 mm इन डायमीटर। 12 mm डायमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। 2 बातें जो है पेज 48 पर है। अब बात करते हैं कवर की। मैंने कहा था आपको 40 mm से कम नहीं होना चाहिए, ना बार के डायमीटर से कम होना चाहिए। ये पेज 46 पर है, देखिए आप पेज 46 पर। पेज 46 पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, ये लिखा है यहाँ पे, हाउएवर फॉर ए लॉन्जिट्यूडनल रीइंफोर्सिंग बार इन ए कॉलम नॉमिनल कवर shall in any case not be less than 40 mm or less than the diameter of the bar। यानी कि ये जो नॉमिनल या क्लियर कवर जो है वो ना तो 40 mm से कम होना चाहिए और ना ही बार के डायमीटर से कम होना चाहिए। ये 26.421 पर लिखा हुआ है, 26.421, पेज नंबर 46, 26.421 की क्लॉज है, इसमें लिखा हुआ है। अब बात आती है क्लियर स्पेसिंग अलोंग द पेरीफेरी। ये पेज 48 पर है, ये आपको मिलेगा पेज 48 पर। ये पेज 48 यहाँ देखिएगा, आपको मिल जाएगा। स्पेसिंग ऑफ लॉन्जिट्यूडनल बार्स मेजर्ड अलोंग द पेरीफेरी ऑफ द कॉलम शैल नॉट एक्सीड 300 mm। ये भी आपको बाद में लागू करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये जो 5वां पॉइंट है ना, इसको ध्यान में रखकर हमने जो कितनी बार्स लगानी है लॉन्जिट्यूडनल, उनका डायमीटर मिनिमम क्या रखना है, और ये सब बात हम तय करेंगे। अगला स्टेप नंबर 6, लेटरल टाइज। देखिए कॉलम की जो ये रीइंफोर्सिंग बार्स होती हैं, ये मेन बार्स होती हैं और ये 2 तरह का काम करती है। पहला तो ये कंप्रेसिव लोड जो कॉलम का है उसका कुछ पोर्शन लेती है नेचुरली, तभी तो ये फॉर्मूला बना ये वाला, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको, पी यू निकाला ना, देखिए इसमें ए सी आता है, यानी कि स्टील के द्वारा भी कंप्रेसिव फोर्स का एक पार्ट लिया जाता है। साथ ही साथ कभी, हालांकि ये शॉर्ट कॉलम है, इसके कोई चांसेस नहीं बेंड होने के, लेकिन किसी भी तरह की संभावना हो कॉलम के कुछ भी बेंड होने की, तो उसमें टेंशन क्रिएट होता है, टेंसाइल स्ट्रेस आती है बेंडिंग में, उसको लेने के लिए भी ये काफ़ी सफिशिएंट रहता है। अभी जो मेन रीइंफोर्सिंग बार्स हैं, ये खड़ी बार्स होती हैं, बिल्कुल वर्टिकल, एकदम कॉलम के अलोंग चलती है। तो इनको अपनी जगह पे रखने के लिए हमें लेटरल टाइज लगानी पड़ेगी, जो इनको सपोर्ट करती है, जिनका काम क्या होता है, देखिएगा लेटरल टाइज जो होती है वो लोड नहीं लेती हैं, ये लोड कैरिंग नहीं करती है, लेकिन ये जो मेन जो बार्स हैं इनको लोड लेने के काबिल बनाती है, ठीक है ना। तो ये लगानी ज़रूरी होती है, लेटरल टाइज बोलते हैं इसको। तो इसके लिए जो आपको है क्लॉज मिलेगा पेज 49 पर। अभी जो लेटरल टाइज होती हैं उसका जो डायमीटर है उसको मैंने कहा है 5T। इसके लिए कोड में प्रोविज़न क्या है कि जो डायमीटर है टाइज का वो मेन बार के डायमीटर के चौथाई हिस्से से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 5/4 से कम नहीं होना चाहिए।
और ना ही 6 mm से कम होना चाहिए। जैसे देखिएगा, मान लीजिए बार का डायमीटर मान लीजिए 20 mm है बार का कॉलम के, तो 5/4 कितना हो गया 5। तो ये 5 mm से कम नहीं होना चाहिए और किसी भी हालत में 6 mm से भी कम नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम 6 ले लेंगे। पर मान लो कभी आपने बार का डायमीटर देख लिया और वो मान लीजिए 28 mm है, और 28 में 4 का भाग लगाओ तो ये आता है 7। इसके मतलब 7 से कम नहीं होना चाहिए और 6 से भी कम नहीं होना चाहिए, पर यहाँ 7 बड़ा हो गया। इस केस में हम मिनिमम 7 लेंगे। अब 7 तो मिनिमम है, इसको हम राउंड में 8-10 भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि जो डायमीटर जो है इसका लेटर टाइस का, वो 5/4 से भी कम नहीं होना चाहिए और 6 mm से भी कम नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो ये टाइस हैं, ये आपको पूरी कॉलम की हाइट में आपको बांधनी होगी। कॉलम को के जो मेन है ना, जो मेन रीइंफोर्सिंग बार, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये कॉलम के जो रीइंफोर्सिंग बार पे बांधी जाती है, उनके बीच का जो गैप होता है, इसको हम पिच भी बोलते हैं। वो पिच कितना होना चाहिए, देखिए बताऊँ आपको मैं। ये जैसे मैंने आपको कॉलम बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, ये वाला अगर मैं इसका एलिवेशन बनाऊं इस कॉलम का, तो ऐसा कुछ बनेगा। आपको एलिवेशन में ये चारों बार नहीं दिखेगी, 2 ही दिखेंगी। वो भी कब, जब मैं सेक्शनल, ये एलिवेशन कैसा होगा, सेक्शनल होगा। अगर यहाँ से काट के बनाऊं तो आपको बार नज़र आ जाएंगी। अब ये जो हम ऐसे लगाते हैं इस प्रकार, इसको कहते हैं लेटरल टाई। ये वाली ये कॉलम की पूरी हाइट में लगाई जाती है और इनके बीच का जो ये स्पेस है, इसको मैं पिच कह रहा हूँ और इसकी बात मैं भी आपसे कर रहा हूँ। तो ये जो पिच है लेटरल टाइस का, ये ना तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन से ज़्यादा होना चाहिए, ना लॉन्जिट्यूडनल जो बार लगाई है उसके 16 गुने से ज़्यादा होना चाहिए, और ना किसी भी हालत में 300 mm से ज़्यादा होना चाहिए। विच एवर इज लेस, इन तीनों में जो भी सबसे कम हो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये सब बातें आपको पेज 49 पर मिलेगी। ये जो लेटरल टाइस की बात है ना, ये आपको मिलेगी पेज 49 पर। तो आपको मैं पेज 49 बता देता हूँ, क्योंकि आपको इस बात को दिमाग में रखना है कि कोई भी डिज़ाइन करते हैं तो आपको कोड की जो प्रोविजन है उसको फॉलो करना है। और आपको केवल फॉलो नहीं करना है, बताना है कॉपी के अंदर आपने ये कहाँ से लिया है, किस पेज से लिया है, उसका क्लॉज कौन सा है, ये वाली सारी बातें हैं। ये देखिएगा पेज 49, देखिएगा ये पेज है 49। यहाँ देखिएगा पिच एंड डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज, pitch and diameter of lateral ties. Pitch. The pitch of transverse reinforcement shall be not more than the least of the following. पहला, least lateral dimension of the compression member, यानी कि B जिसे हम कहते हैं। फिर 16 times the smallest diameter of the longitudinal reinforcement. अब क्या है कि reinforcing बार हम बराबर डायमीटर लगाते हैं, लेकिन कभी मान लो छोटी बड़ी हो तो उस केस में इसने कहा है 16 times the smallest diameter of the longitudinal reinforcement bar to be tied, and तीसरा 300 mm। इन तीनों में से जो सबसे कम हो उससे ज़्यादा स्पेसिंग नहीं, यानी उससे ज़्यादा पिच लेटरल टाइस का नहीं होना चाहिए। अब बात आती है डायमीटर की। तो डायमीटर ऑफ द पॉलीगोनल लिंक्स और लेटरल टाइस, हम लेटरल टाइस को पॉलीगोनल लिंक्स भी कहते हैं, shall be not less than 1/4 of the diameter of the largest longitudinal bar। यानी जो आपकी बार है लार्जेस्ट, हमारे साथ बराबर लेते हैं तो उसका लेना है कितना, 1/4। देखा नहीं यहाँ पे, ये 1/4। एंड इन नो केस लेस देन 6 mm, 6 mm से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे कि ये जो लेटरल टाइस की डिज़ाइन कर लेंगे और बाद में एक आखिर में जो स्टेप है वो फिगर शो करना पड़ेगा। यानी आपने जो भी डिज़ाइन किया उसका एक फिगर बना देंगे तो आपके लिए कॉलम डिज़ाइन बिल्कुल सही हो जाएगी। अब मैंने ये इतना आपको शॉर्ट में समझाया है और अब मैं जल्दी से जल्दी वो एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था ना ये वाला, इसको पूरा सॉल्व कर देता हूँ। अब इसको समझाने में कोई दिक्कत मुझको नहीं आएगी क्योंकि सारे कोडल प्रोविजंस में आपको समझा चुका हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो मेरा पूरा देखें आप, और आशा करता हूँ आपको ये बहुत मदद करेगा
और आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर नहीं किया है तो। अब देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ, अपनी जो प्रॉब्लम है उसकी बात कर रहे हैं अपन। डिजाइन स्टेप्स। सबसे पहला मैंने जो एक्चुअली जो ये मैंने सारे आपको लिखा है ना स्टेप सारे, यहाँ पे देखिए स्टेप 1 2 3 4 5 6 7, इन्हीं स्टेप्स के बेस पे मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। पहला स्टेप, वर्किंग लोड आपको दे रखा है 2000 किलो न्यूटन। 2000 इसको हमने बदला न्यूटन में, तो 10⁻³ से गुना कर दिया, क्योंकि सारे जो डाटा है वो न्यूटन में होते हैं। अब निकाला PU यानी कि अल्टीमेट लोड, जो 1.5 को P से गुणा किया, जैसे कि आपको मैं स्टेप में समझा चुका था। दिया गया 3000 × 10⁻³ न्यूटन। अब FC के लिख दिया, क्योंकि ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको दे रखी है M20। देखिएगा M20 ग्रेड कंक्रीट की और FE 415 ग्रेड स्टील का है, तो ये FC के हो गया 20 न्यूटन पर mm², क्योंकि M20 ग्रेड की कंक्रीट है, और FI हो गया 415 न्यूटन पर mm²। अगला स्टेप, हमने मिनिमम जो एसेंसिटी है वो 20 मानी है, और ये भी हम करते हैं कि जो ये 0.05 20 से ज़्यादा नहीं है जो हम लेके चल रहे हैं, और 20 में जो होता है वो होता है लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ऐसा मानते हुए ये फॉर्मूला है जो मैंने आपको समझाया था पेज 71 पर। और इसमें हमने जैसे कि आपको समझाया AC लिया था AG/100, और AC हो जाएगा 99 AG/100। ये सब वैल्यू पुट की इस फॉर्मूले के अंदर और सॉल्व किया इसको, तो हमको एक ग्रॉस मिल गया 280,360.7308 mm², ये मिल गया। अब अगला स्टेप, एज्यूमिंग स्क्वायर कॉलम एज्यूम करते हुए इसकी साइड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? √AG, इसका रूट लेंगे ना, तो 529.49 mm आ गया, तो हमने इसको रफली 530 ले लिया। जितनी चाहिए ना उससे थोड़ी ज़्यादा लेंगे। ये 10-10 mm के इंटरवल में इसको आपको जो राउंड अप करना है। तो ट्राई साइड B, अभी हम ट्राई लिखेंगे, अभी हम एडॉप्ट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे या प्रोवाइड यूज़ नहीं करेंगे। प्रोवाइड वर्ड तब यूज़ करेंगे जब हम डिजाइन करके सारे चेक लगा लें, तब कहेंगे हैंस फाइनली प्रोवाइड दिस थिंग। यहाँ भी ट्राई लिखेंगे, तो B कितना, B का मतलब लीस्ट लेटरल डायमेंशन कितना ले लिया 530 mm। अब मैंने 0.05 B निकाला, तो 0.05 × 530 किया तो 26.5 mm आया, और जो हमने ए मिनिमम ले रखा 20 mm, नेचुरली वो 26.5 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए ओके। तो ये लीस्ट जो होती है एसेंसिटी, उसमें हमने चेक लगा दिया, और ये चेक लगाना बहुत ज़रूरी है। हैंस प्रोवाइड, अब देख लिखेंगे हैंस प्रोवाइड 530 mm × 530 mm सेक्शन फॉर कॉलम। अब ये तय हो गया कि हम कॉलम का जो सेक्शन है वो 530 mm बाई 503 mm का लेंगे। अब देखिएगा अगला पेज, चौथा स्टेप, एक्चुअल ASA, यानी कि कितना आपका स्टील रिक्वायर्ड है। मैंने आपको कहा था कि लेट इट इज़ 1% ऑफ ग्रॉस एरिया, क्योंकि 0.8% से कम नहीं होना चाहिए और 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैं 1% मान लिया। तो किसका 1%? जो आपने एरिया प्रोवाइड किया उसका। कितना प्रोवाइड किया है? 530 × 530, और इसको 100 से भाग लगाया, तो ये आ गया 2809 mm², 2809 mm²। ये रिक्वायर्ड आ गया, इतना रिक्वायर्ड है। अब इस रिक्वायर्ड को लेने के लिए हम बार का डायमीटर और नंबर ऑफ बार्स तय करेंगे। कुछ बातें जो आपको समझाई सब ध्यान होगी कि बार का डायमीटर जो है 12 mm से कम नहीं हो सकता, और नंबर ऑफ बार्स 4 से कम नहीं हो सकती। तो वैसे तो हम कोई भी हैपेजल्ली नॉर्मली 16 mm 18 mm कुछ लेके 20 mm लेके आप ट्राई करके अपना काम कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी बात को प्रिसाइसली समझाने के लिए एक टेबल बनाई है, तो आपको देखनी चाहिए। इसमें हालांकि इस प्रकार से काम करेंगे तो आपको 7-8 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन ये काम बहुत प्रिसाइस है, बहुत एक्यूरेट काम है, और इसको आपको करना चाहिए। देखिएगा मैंने इसमें एक टेबल बनाई है, जिसमें जो पहला कॉलम है आप देख सकते हैं, यहाँ पे केस लिखा हुआ है, केस 1 2 3 4 करके मैंने कुल मिला के 8 केसेस लिए हैं। अगला कॉलम है 5, यानी कि लॉन्जिट्यूडनल जो आपने लगाया ना रिइंफोर्समेंट, उसका डायमीटर। ये मैंने मिनिमम 12 से कम तो हम लेते नहीं है ना,
तो 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 25 ये हमने ट्राई कर लिए सारे इतने। अब एरिया ऑफ वन बार, यानी जिस बार का डायमीटर 5 है उसका एरिया कितना होगा, तो एरिया होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर, यह हो जाएगा π/4 इंटू 5 स्क्वायर, लिखा ना π/4 इंटू 5 स्क्वायर। तो 5 का मान कितना है 12 mm। तो हमने क्या किया कि अगर 12 mm की रॉड लेंगे तो उसका डायमीटर उसका एरिया इतना होगा π/4 इंटू 5 स्क्वायर, यानी π/4 इंटू 12 स्क्वायर करेंगे तो 113.14 mm स्क्वायर आएगा। तो ऐसे ही हमने 14, 16 के लिए सारे निकाल दिए, 154, 201.19, 254.57, इस तरह से सारे निकाल दिए। ठीक है ना, आपको ये टेबल नज़र आ रही होगी। अब निकालेंगे नंबर ऑफ बार्स। नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालें कि जितना एरिया रिक्वायर्ड है 2809, ये देखिए ये रिक्वायर्ड एरिया 2809 मिलीमीटर स्क्वायर, इसमें एक बार का जो एरिया उसका भाग लग जाएगा। तो अगर मैं 2809 के अंदर 113.14 का भाग लगाऊँ तो 24.83 आएगा, 154 का लगाऊँ तो 18.24 आएगा। अलग अलग ये जो इनके सब भाग लगाऊँ तो ये संख्या आ जाएगी कितनी, आगे देखो 13.96, 11.03, 8.93, 7.38, 6.21 और 5.72। अब जितनी आपको ये नंबर रिक्वायर्ड है उससे नेचुरली कुछ हायर साइड में लेना पड़ेगा ताकि अनसेफ नहीं हो ये। अब यहाँ 24.83 जो आई है तो हम एक 25 का फिगर लेते हैं राउंड के अंदर। देखिए कि अगर आप इस तरह से कोई स्क्वायर कॉलम बनाते हैं, 25 का मतलब हो गया आपने ऐसे 5 बार लगा दिए, 3, 4, 5, फिर यहाँ 5 लगा दिए, 1, 2, 3, ऐसे करके ये 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, ऐसे 25 बार लगेगी। ये फिजिबल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है, क्योंकि इससे क्या होगा बीच का जो स्पेस बहुत घट जाएगा। तो ये नॉर्मली अलोंग द पेरीफेरी जो बार लगाते हैं वो कभी कभी तो 2 से काम चल जाता है और ज़्यादा हो तो 3 लग जाए बस, नॉर्मली से ज़्यादा लगाते नहीं हैं। यानी हम बार का अगर डायमीटर बढ़ा दें, देखिए ये हमने बार का डायमीटर 12 रखा था, यानी 12 mm की आप रॉड लेंगे तो आपको 25 संख्या लगानी पड़ेगी, जो फिजिबल नहीं है। हालांकि एज पर कोड तो लगा सकते हैं, कुछ चेक लगाने पड़ेंगे वो भी लग जाएंगे, लेकिन ये फिजिबल नहीं है। 14 का लेते हैं तो आपको 20 लगानी पड़ेगी। 20 कैसे लगाएंगे, 5, 5, 5, 5 ऐसे लगा देंगे। यहाँ 15, यहाँ 12, यहाँ 9, 9 को मैंने देखो ये हाईलाइट किया है, ये बेस्ट सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन 9 का ही है। मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों है। फिर देखिए 7.238 थी, मैंने 8 ली, यहाँ मैंने 8 ली, यहाँ मैंने 6 ली। अब आप एक बात को अगर ध्यान से देखें तो ये जो आपके कॉलम की जो साइड आई है ये निकली थी आपके, अभी मैंने बताया था 530 mm, इट इज़ 530 mm, और ये भी 530 ही है। अब आप देखें, अगर आप जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला केस लिया, ये वाला जिसमें 6 बार आ रही है, 6 बार कैसे लगेगी, 3 ऐसे 3 ऐसे। अब ये जो गैप है क्लियर, ये तो कंट्रोल में है, लेकिन ये वाला कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि बार का डायमीटर कितना लिया आपने यहाँ पे 25 mm, तो 25, 25 कितना हो गया 50, और ये जो क्लियर कवर है ये वैसे तो अपन 40 लेते हैं, पर मान लो कुछ समय के लिए आपने इसको 50 भी ले लिया, तो 50 ये और 50 ये कितना हो गया 100, और ये 25, 25, 50 कुल कितने हो गए 150। तो 150 अगर घटाऊँ, यानी कि 50, 50, 100 और 25, 25, 50, 150 घटाऊँ किस में से, 530 में से। अगर मैं 530 में से 150 घटाता हूँ तो 0, 8, 380। तो हमें ये पता है कि ये जो क्लियर स्पेसिंग है ये हमने कोड में समझा था आपको कि 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 300 mm, और ये 380 आ जाएगी, जो कि सही नहीं है, जो कि कोडल प्रोविजन के अनुरूप नहीं है। तो ऐसे केस में जबकि कॉलम की साइज बड़ी हो तो अलोंग द पेरीफेरी एटलीस्ट 3 तो रॉड हमको लगानी ही चाहिए। तो ये वाला मामला तो फेल हो गया। अब देखिए 8 जब ली मैंने, देखो यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, पर यहाँ 8 जब ली तो बार का डायमीटर 22 mm है, यहाँ जब 8 लगाई है तो बार का डायमीटर 24 mm है, तो हम क्यों फालतू को 24 करके महंगा करें भाई,
ज़्यादा स्टेप देखो, ये मैंने क्या लगाया आखिरी कॉलम में, ASC प्रोवाइडेड, यानी हमको ज़रूरत तो थी 2809 mm² की, ज़रूरत कितनी थी 2809 mm² की, और हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग उस सब में मैंने बता दिया है। और इसमें देखिए कि जो सबसे जो नज़दीक है 2809 के, ये 2809 mm² की जो सबसे नज़दीक और ज़्यादा है वो आपको मिलेगा 2828.5 mm², यानी ये आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। कॉलम की जो संख्या है, जो बार की संख्या है 4 से कम नहीं होनी चाहिए, हम यहाँ 9 ले रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। बार का डायमीटर 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, हमने 20 ले लिया, बहुत अच्छी बात है। और ये 9 की संख्या कैसे करेंगे, उस केस में क्या करेंगे, जैसे ये देखो 3 3 3 3, एक बीच में यहाँ पे और लगा देंगे, तो ये सब 9 हो जाएगी, तो कोई समस्या नहीं आएगी। अब सारे चेक हमारे फिट हो जाएंगे। तो ये टेबल मैंने बनाई है। वैसे ये थोड़ा टाइम ऑफ जो है क्वेश्चन को करने का बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप तेज़ी से काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से कंट्रोल के साथ में, तो कोई 5 से 6 मिनट इसमें लगते हैं मैक्सिमम, और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। इससे आपकी जो डिज़ाइन है वो बहुत सेफ होगी और साथ में इकोनॉमिकल भी होगी। अब लास्ट पेज हम इसका करने जा रहे हैं। तो हमने क्या तय किया कि फाइनली क्या कहा हमने, हैंस प्रोवाइड 9 bars एज longitudinal reinforcement ऑफ 20 mm डायमीटर। और अब देखिएगा यहाँ पे एक बात आप लिख दें, यहाँ पे ये मैंने आपको यहाँ पे लिखा नहीं है, ये आगे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रोवाइड कितना था ये 20 mm हैंड, है ना, यहाँ पे देखिए 20 mm हैंड प्रोवाइड 9 numbers 20 mm 5 bars as main compressive reinforcement। इसे कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, यानी जो लॉन्जिट्यूडनल रीइंफोर्सिंग बार जो है ना, उसका डायमीटर आपने कितना लिया है 20 mm, और कितने नंबर्स लिए आपने 9। कैसे देखिए, मैं देखा ना वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बात दिखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और लास्ट में देखिए अगला स्टेप लेटरल टाइज। तो आपको मैंने बताया था कि जो टाई का डायमीटर है वो 5/4 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 20/4, यानी कि 5 mm से कम नहीं होना चाहिए, और किसी भी हालत में वो 6 mm से भी कम नहीं होना चाहिए। तो हमने 6 mm ले लिया था, हमने शेप हाइट = 6 mm। अब पिच, तो पिच के लिए बताया था वो ना तो 20 से ज़्यादा होना चाहिए, ना 16/5 से ज़्यादा होना चाहिए, ना वो 300 mm से ज़्यादा होना चाहिए। तो सबने कहा ना ये 530 आया, ये 320 है, और ये 300 है, सबसे कम क्या है 300। तो 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आप चाहे तो 300 ले सकते हैं, पर मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, मैंने 250 ले लिया। यहाँ आप 260 भी ले लें, 280 भी ले लें, 300 भी ले लें, चलेगा। मैंने इसको 250 ले लिया। तो ये आपके हो गया यहाँ पे। अब लिखेंगे यहाँ पे एक स्टेप लिखना ज़रूरी है, हैंस प्रोवाइड 6 mm 5 bars as lateral ties at a pitch of 250 mm। ये लिख दें आप यहाँ पे, ये हैंस प्रोवाइड लिखना ज़रूरी होता है आखिर में। और लास्ट में हमने एक बना दिया सुंदर सा चित्र। अब आपको आखिर में ये चित्र बनाना है जिसमें कि सारे, अच्छा यहाँ एक बात और भी, जो कवर है ना वो हमने इसको 50 mm ले लिया है। कवर के लिए रूल होता है कि ना तो वो 5 से कम होना चाहिए, ना वो 40 से कम होना चाहिए। 5 आपका 20 है तो 20 से भी कम नहीं होना चाहिए, और 40 से भी कम नहीं होना चाहिए। हमने 40 ले सकते थे, पर मैंने यहाँ 50 ले लिया, कोई समस्या इसमें नहीं है। देखिएगा मैंने एक फिगर बनाया है, ये मैंने एक स्क्वायर बनाया यहाँ पे, और यहाँ देखिए 9 बार दिखा दी मैंने ये। और ये देखो लेटरल टाइज हैं। तो लेटरल टाइज के लिए एक रूल होता है कि एक जो रीइंफोर्सिंग बार होती है ना, वो 2 साइड से
टाइल्स के द्वारा बंधी जानी ज़रूरी है। तो ये देखिएगा, ये जो बार है ये देखो इधर से भी इससे बंध गई और इस साइड से बंध गई, तो हो गई, ये साइड भी हो गई, ये साइड भी हो गई। ऐसे जब बांधेंगे इसको आप लिटिल टाई को चारों ओर इनके, तो ये जो कोने की जो 4 बार्स हैं ये तो आपके बंध गए 2 साइड से, ये भी साइड है और ये भी, देखोगे इसके 2 टेंजेंट हो गई, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट। लेकिन ये जो बीच की है ये और ये भी एक ही साइड से बंधी हुई है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक यहाँ पर भी ये तार लगा दिया, रीइंफोर्स, ये डुटाई लगा दी यहाँ पे, और यहाँ भी लगा दी। तो अब क्या हो गया, हर बार जो है ये आपके 2 साइड से बंध गई है लेटरल टाइल्स के द्वारा। कई बार क्या होता है कि आप यहाँ ये भी कर सकते थे, जैसे हमने आपको भी बताया कि अभी आपने 9 बार लिए, आप ये 8 बार वाला भी मैटर भी ले सकते, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये 2828 है, ये 3042 mm इसका थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन 8 से भी काम चल सकता था अगर आप बार का डायमीटर लेते 22 mm। तो अब अगर आप 8 लेते तो टाइल्स को ऐसे बांध सकते थे। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये 4 तो ये हो गई, 5 6 7 8। अब देखिए एक तरह से बन जाएगी टाई इस प्रकार से लेटरल टाई। अब ये जो 4 बचे ना, इसको ऐसे बांधा जाता है, यूं ऐसे। ये भी एक ऑप्शन हो सकता था, पर चूंकि मैंने यहाँ 9 ली है, जब मैंने 9 बार ली ना तो ये बीच में रह जाती है, इसको भी लेना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन किया, एक यहाँ बांध दिया तार और एक यहाँ बांध दिया, तो ये बीच वाली भी 2 साइड से बंध गई। अगर ये नहीं लेता, मैं 8 लेता, तो मुझे ये इस प्रकार के लगाने की जरूरत नहीं, मैं इसे रोम्बस की शेप में लगा सकता था। तो देखिए ये 530 mm की साइज़ है इसकी कॉलम की, और ये आपने बार लगा दिए 9। ये जो रखा ना क्लियर कवर यहाँ पे, ये 50 mm का है, और ये एस का मतलब है ये जो स्पेसिंग अलोंग द पेरीफेरी, ये जो मेन बार्स की, तो मैंने निकाली है। कुल कितना है ये साइड 530 mm, उसमें से ये 3 तो बार है, कितने की, ये थी आपके मेन बार जो थी आपके साथ 20 की ली थी सर, मैंने 20 की ली थी, हाँ 20 की ली थी। तो 20 20 20 कितना हो गया, 23 जा 60। देखो मैंने यहाँ लिखा है यहाँ पे 3 × 20, और कवर रखा मैंने कितने का, 50 mm का, तो 50 50 कितना हो गया 100, 2 × 50 100, तो 100 और 60 जोड़ेंगे तो आएगा 160, वो घटाया मैंने 530 में से, और उसको 2 से लगाया भाग, तो आ गया 185, जो कि 300 mm से ज़्यादा नहीं है। ओके लिख दिया, और ये फिगर बन गया। और ये सारा मैंने यहाँ पे, ये तो इसका प्लान है और ये इसका एलिवेशन है, देखिएगा ये एलिवेशन एक्चुअली सेक्शनल है। अगर मैं यहाँ से इसको काटूँ बार्स को, इस जगह से यहाँ से काटूँ या यहाँ भी काट दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस सेक्शन पे काट कर व्यू बनाओ तो ऐसा दिखेगा आपको व्यू। यहाँ ये आपको बार देखेंगे 3 दिखेंगे, 9 तो नहीं, आपको 9 नज़र नहीं आएगी क्योंकि एक ही पीछे है ना ये, लेकिन ये 3 जहाँ भी काटेंगे ना वहाँ से आपको ये 3 बार नज़र आ जाएगी। और ये मैंने बताया आपके लिए लेटरल टाइल्स के बारे में। और ये इसकी जो स्पेसिंग है लेटरल टाइल्स की, कितनी स्पेसिंग है इसकी 250। तो ये जो आप देख रहे हैं वाले ये दरअसल 250 mm है पिच ऑफ लेटरल टाइल्स, 250। ये पूरे कॉलम, ये मैंने यहाँ थोड़ा कट दिखा दिया क्योंकि कॉलम काफ़ी ऊंचा है ना, पता नहीं कितनी हाइट हमको दे नहीं रखी है, जैसे दिखा दिया। तो ये हमने पूरा फिगर बना दिया जिसमें सिखाया, देखिए यहाँ लिखा क्या है, लेटरल टाइल्स 5-6 mm एट द रेट ऑफ 250 mm सेंटर। तो ये मैंने देखिए यू आर करके यहाँ भी दिखा दिया, ये 3 है ना, ये यहाँ भी दिखाया, यहाँ भी दिखाया, यहाँ भी दिखाया, और इधर दिखाया, तो ये लाइन दिखा दी हमने। और ये जो दिख रही है आपको, ये मेन बार्स है, मेन रीइंफोर्सिंग बार्स, यहाँ लिखा दिया हमने, देखिएगा ये 9 बार्स 20 mm 5 एट क्लियर कवर 50 mm। ये कौन सी है, ये है मेन, या इसको कह सकते हैं लॉन्जिट्यूडनल, इसे कहेंगे लॉन्जिट्यूडिनल बार्स, ठीक है ना। ये सब ध्यान रखिएगा। ये फिगर देखो, इसको मैंने यहाँ भी शो किया, इसको साथ साथ मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ पे ये देखिए लिखा ना 9 मेन बार्स, कितनी 20 mm 5। 9 क्यों है
देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से मैंने ये पूरी डिज़ाइन आपके लिए की है। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा और आप एग्ज़ाम में जो इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप मुझसे कोई भी आपकी समस्या हो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपकी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।